बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। आई होप कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक। आई एम योर इंग्लिश टीचर सिद्रा साबिर। बीच में मैं कुछ दिन लेक्चर्स नहीं दे सकी बिकॉज़ आई वाज बिजी समवेयर। तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने जो सेकंड ईयर की बुक 2 का लेसन नंबर 1 है द डाइंग सन, उसको हमने पढ़ा था कंप्लीट टेक्स्ट के साथ। और आज हम जाएंगे एक्सरसाइज की तरफ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज़ इट दैट स्टार सेल्डम फाइंड्स एन अदर स्टार नियर इट, कि ऐसा क्यों है कि एक सितारा शाज़ व नादर ही किसी दूसरे सितारे को अपने करीब पाता है। A star seldom finds another star near it because there is a distance of millions of miles between the two stars. Moreover, space is immensely vast and each star is bound to travel in its own orbit. अब पहली वजह क्या बताता है कि चूँकि कायनात बहुत ज़्यादा वसी है और इसमें बेशुमार सितारे जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं और वो मिलियंस ऑफ माइल्स डिस्टेंस पर हैं, यानी कि एक सितारा दूसरे सितारे से जो है वो बहुत ज़्यादा फासले पर है। और यही वजह है कि बहुत रेयर चांसेस होते हैं एक सितारे के दूसरे सितारे के करीब आने के। और चूँकि हर सितारे का अपना ऑर्बिट है और वो अपने ऑर्बिट के अंदर जो है वो गर्दिश कर रहा है, इसलिए वो एक दूसरे के आमने सामने नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स अ वॉन्डरिंग स्टार वॉन्डरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैपेंड व्हेन द वॉन्डरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे कम इनटू एग्जिस्टेंस। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, अगरचे यहाँ पे इनका अलग अलग आंसर दिया गया है, लेकिन इसका ये तीनों क्वेश्चन चूँकि एक दूसरे से रिलेटेड है, तीनों में एक ही चीज़ पूछी हुई है। जैसे वो क्वेश्चन 2 में बात करता है कि वॉन्डरिंग स्टार जब वो है वो सूरज के ज़्यादा करीब आता गया तो फिर क्या हुआ, और क्वेश्चन 3 में भी वो इसी तरह की बात पूछता है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द वॉन्डरिंग स्टार केम नियरर एंड नियरर, कि वो जो करीब आता गया तो क्या हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में वो पूछता है कि प्लैनेट्स क्या हैं और उनकी एग्जिस्टेंस किस तरह से हुई। तो ये इन 3 क्वेश्चंस का हम एक ही आंसर याद कर लें तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा, बजाय इसके कि हम इन तीनों के अलग अलग आंसर याद करें। तो इसका आंसर जो है वो ये हो सकता है कि अ वॉन्डरिंग स्टार के नियर द सन, कि एक सितारा जो कि गर्दिश करता हुआ सूरज के करीब आया। इट रेड्स अ बिग वेव ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ द सन, इसने सूरज की सतह पर एक बड़ी लहर पैदा कर दी। द नियरर द स्टार केम, सितारा जितना करीब आता गया, द हायर द वेव रोज, तो लहर जो है वो इतनी ही ज़्यादा ऊंची होती गई। एज द स्टार बिगेन टू रिसीड द वेव ब्रोक इनटू पीसेस, और जैसे जैसे सितारा पीछे हटने लगा इस लहर के टुकड़े होते गए और ये पीसेस में जो है वो कन्वर्ट होगी। दीज पीसेस फेल ऑफ द सन, और ये टुकड़े सूरज से दूर जा गिरे। दे बिगेन टू मूव राउंड द सन, और फिर यही टुकड़े सूरज के गिर्द घूमने लगे। दे केम टू बी नोन एज प्लैनेट्स, और यही सितारे जो हैं इनको हम सितारे कहते हैं, इस नाम से पहचाने जाने लगे। अवर अर्थ इज़ वन ऑफ देम, और हमारी ज़मीन भी इनमें से एक है। अगर आप ये 3-4 लाइंस याद कर लेते हैं, बजाय इसके कि आप तीनों के अलग अलग से आंसर याद करें, तो अगर आप इसी को अपनी कॉपी पे लिख लें और इसको याद कर लें तो ये आपके 3 क्वेश्चंस का एक ही आंसर बन सकता है। ये आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार्स, कि सितारों पर ज़िंदगी क्यों नहीं है। देयर इज़ नो लाइफ ऑन द स्टार्स बिकॉज द स्टार्स आर द बॉल्स ऑफ फायर एंड दे हैव इंटेंस हीट, देयरफॉर द स्टार्स आर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन देम। जैसे कि हमने जब टेक्स्ट पढ़ा था, हमने ट्रांसलेशन पढ़ी थी, तो हमने उसके अंदर ये पढ़ा था कि इंसानी ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए जो है किसी भी ज़िंदगी को सर्वाइव करने के लिए एक मॉडरेट इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो चूँकि स्टार्स जो हैं वो वहाँ पे ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो आग के बड़े बड़े जलते हुए गोले हैं, वो बहुत गर्म है, और इसलिए वहाँ पे जो है वो ज़िंदगी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब हम, कि राइट अ नोट ऑन द बिगनिंग ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ, कि ज़मीन पे किस तरह से जो है बिगनिंग हुई थी, स्टार्ट ज़िंदगी जो है वो स्टार्ट हुई थी
तो इसका आंसर है व्हेन द अर्थ ग्रेजुअली बिकेम कूलर एंड कूलर, कि जैसे जैसे वो ठंडी होती गई ज़मीन, लाइफ स्टार्टेड इन वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म विच हैड एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देमसेल्फ बिफोर डाइंग। तो कहते हैं ज़िंदगी एक छोटे से ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई थी जिसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो अपनी डेथ से पहले अपने ही जैसा एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर दे। इन द एंड इट प्रोड्यूस द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिज्म लाइक मैन हु हैज़ फीलिंग्स एंड एम्बिशंस। और फिर एंड में उसने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड जो ऑर्गेनिजम्स थे उनको प्रोड्यूस किया जैसे ह्यूमन बींग्स हैं जिनके अंदर फीलिंग्स भी हैं और जिनके अंदर एम्बिशंस भी हैं। तो इस तरह से ज़िंदगी की ज़िंदगी जो है वो वजूद में आई थी कि एक छोटा सा ऑर्गेनिज्म था वो पहले वजूद में आया, फिर वो एक ख़ास शक्ल में बढ़ता गया और आखिरकार फिर इससे जो है वो इंसान वजूद में आए और इस तरह से ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज़ द यूनिवर्स सो फ्राइटनिंग, कि कायनात जिसका एक हिस्सा हमारी ज़मीन भी है इतनी ड्रामनी क्यों है, इसकी क्या वजूहत हैं, क्या कॉजेज़ हैं कि ये इतनी ज़्यादा फ्राइटनिंग है। द यूनिवर्स इज़ सो फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, एक्सट्रीम लोनलीनेस एंड एब्सेंस ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। तो अब इसके अंदर जो है वो कॉजेज़ उसकी बताता है कि पहली वजह तो बताता है कि डिस्टेंस, एक तो डिस्टेंस है और दूसरी वजह ये है कि लोनलीनेस, कि इंसान जो है वो इतनी अपनी छोटी सी ज़मीन पर तन्हाई का उसको एहसास होता है क्योंकि कायनात में किसी भी दूसरी जगह ज़िंदगी की ऐसी कोई भी इलामत नहीं है, ज़िंदगी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से हमें इतना ज़्यादा खौफ महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, what should be the conditions necessary for the kind of life we know to exist on other heavenly bodies? Do such conditions generally exist? कि आपके ख्याल में मतलब वो क्या कंडीशंस होनी चाहिए जो कि ज़रूरी हैं कि अगर किसी दूसरे प्लैनेट पे या इजराम फल्की में जो मौजूद दूसरे प्लैनेट्स हैं अगर वहाँ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट करती है तो वहाँ पे कौन से सर्कमस्टेंसेस होने चाहिए, कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए एक लाइफ के सर्वाइवल के लिए। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन सम सुटेबल फिजिकल कंडीशंस लाइक मॉडरेट टेम्परेचर, एयर एंड वाटर। तो पहली वो चीज़ बताता है कि वहाँ पे एक मुनासिब फिज़िकल कंडीशन होनी चाहिए। वो क्या है कि आपके पास आपका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल मॉडरेट हो, ना बहुत गर्मी हो ना बहुत सर्दी हो, हवा भी होनी चाहिए, पानी भी होनी चाहिए। सच कंडीशंस डू नॉट एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज़ एक्सेप्ट द अर्थ। तो ज़मीन के अलावा इस तरह की आपको जो कंडीशंस हैं वो कहीं भी नहीं मिलती। देयरफॉर देयर इज़ नो लाइफ ऑन अदर हेवनली बॉडीज़, इसलिए ज़मीन के अलावा कहीं और पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ डू द स्टार ट्रैवल इन द यूनिवर्स, के यूनिवर्स के अंदर कायनात के अंदर जो सितारे हैं वो किस तरह से ट्रैवल करते हैं। The star travel in the universe either in groups or mostly they travel alone. They travel at vast distance from one another. तो ज़्यादातर ग्रुप्स की शक्ल में मतलब वैसे तो वो ग्रुप्स की शक्ल में करते हैं ट्रैवल, लेकिन जो ज़्यादातर हैं वो सितारे अकेले ही ट्रैवल करते हैं और वो चूँकि बहुत ज़्यादा फासले पे होते हैं, उनके बीच का फासला बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट आर द टेम्परेचर बेल्ट्स, कि ये टेम्परेचर बेल्ट्स क्या हैं। द टेम्परेचर बेल्ट्स आर जोन्स that surrounded each hot star at a certain distance, कि ये जो खला में गर्म सितारों के गिर्द कुछ फासले पर वाक़या इलाके जो हैं उनको हम टेम्परेचर बेल्ट्स कहते हैं। और द टेम्परेचर देयर इज़ नीदर टू हॉट ना टू कोल्ड, जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन सच टेम्परेचर बेल्ट्स, और लाइफ जो है इन टेम्परेचर बेल्ट्स में एग्जिस्ट कर सकती है। सो आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। तो अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।